आज हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड व कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड व कीटोन है, ये ग्रुप होता है कार्बोनिल, यानी इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप से कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं जिन्हें बोला जाता है एल्डिहाइड व कीटोन। ठीक है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको C डबल बॉन्ड हो, इसमें इसकी दो वैलेंसी अधूरी है कार्बन की, तो जो C डबल बॉन्ड हो है ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। इसमें ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 का मतलब 2 लोन पेयर बच गए। और ये जो कार्बन है इसकी दो वैलेंसी अधूरी है, इसके आधार पर या तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला बनेगा या कीटोन का बनेगा। इसी प्रकार ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से एक कंपाउंड की उत्पत्ति और होती है, इससे एक डेरिवेटिव और बनता है, और इस कार्बोनिल से जो डेरिवेटिव हम बनाना चाहते हैं उस डेरिवेटिव को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो कार्बोनिल है इससे तो मैं बनाना चाहता हूं क्या, एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मूला। ठीक है, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड से मैं किसका फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। इसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कुल 4 डेरिवेटिव पाए जाते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके कितने डेरिवेटिव होते हैं, 4। ठीक, एक एक का अध्ययन करेंगे। इनमें से सबसे पहले शुरुआत किसकी करें, एल्डिहाइड की। अब हमारे सामने स्थिति ये होती है, स्थिति यह है कि एक हाइड्रोजन जो होता है वो तो छोटा ग्रुप माना जाता है, और एक एल्किल जो समूह होता है R, इसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। और हम सभी जानते हैं कि R मीन्स इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप, और एल्किल का मतलब मेथिल एथिल, यानी CH3 C2H5 C3H7। और यदि मैं इनको लिखूं तो इसमें से CH3 को मेथिल कहा जाता है, इस C2H5 को एथिल कहा जाता है, C3H7 को प्रोपिल कहा जाता है, और इनमें सबकी एक एक वैलेंसी वैकेंट कर रखी है मैंने, यानी CH3 की भी एक वैलेंसी वैकेंट है, C2H5 की भी एक वैलेंसी वैकेंट है। ठीक है, अब इसी ग्रुप के आधार पर यदि मैं कार्बोनिल में एल्डिहाइड कीटोन की उत्पत्ति करूं तो इसके अंदर यदि 2 छोटे ग्रुप लगा दिए तो बनने वाला फॉर्मूला एल्डिहाइड होगा। यानी अगर 2 हाइड्रोजन समूह जोड़ दिए कार्बोनिल समूह में तो बनने वाला फॉर्मूला किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा। यदि एक बड़ा समूह R यानी एल्किल समूह जोड़ दिया और दूसरा हाइड्रोजन जोड़ दिया छोटा समूह, तो भी बनने वाला फॉर्मूला किसका होगा, एल्डिहाइड का ही होगा। या हम इसको ऐसे लें कि मैं इस R को हटा दूं, इस R को हटाकर मैंने क्या लिख दिया, CH3, तो भी ये CH3 मतलब मेथिल ग्रुप लगा दिया R की जगह, तो ये फॉर्मूला भी किसका है, एल्डिहाइड का ही है। कीटोन बनाने के लिए 2 बड़े समूह लगाए जाते हैं, 2 बड़े समूह मतलब 2 R लगा दिए मैंने, तो ये कीटोन का फॉर्मूला बन गया। अब इस कीटोन के फॉर्मूले में सबसे छोटा जो कीटोन होगा उसमें मैं R समूह को हटा दूं, एल्किल ग्रुप को हटा दूं, और इस एल्किल ग्रुप की जगह क्या लगा दूं, CH3। इससे एक बात तो सामने स्पष्ट हुई कि कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होने जरूरी है। ठीक है, लेकिन इस कार्बोनिल से ही हमने दोनों की उत्पत्ति की है, C डबल बॉन्ड से, तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कॉमन वे में कि चाहे मेथिल एथिल या हाइड्रोजन ग्रुप लगाएं, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है HHC डबल बॉन्ड हो, ये भी एल्डिहाइड होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि RHC डबल बॉन्ड हो, ये भी एल्डिहाइड होता है, या ये कहा जा सकता है कि RRC डबल बॉन्ड हो, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यानी ये तीनों फॉर्मूले, RRC डबल बॉन्ड हो ये कीटोन ग्रुप होता है। इनमें से ऊपर के 2 फॉर्मूले एल्डिहाइड के, लास्ट वाला फॉर्मूला किसका है, कीटोन का है। तो ये तो हमने किसका परिचय कर लिया, एल्डिहाइड व कीटोन का। ठीक है, अब इस एल्डिहाइड व कीटोन के आधार पर ही मैंने कहा कि एक डेरिवेटिव और चलता है जिसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। वास्तव में कार्बोक्सिलिक एसिड इसी पार्ट का, यानी इसी चैप्टर का भाग है, और कार्बोक्सिलिक एसिड इसी चैप्टर का भाग है, इसका मतलब इसको भी हमें इसके साथ ही पढ़ना है, यानी इसी लेसन में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड इसके डेरिवेटिव का भी अध्ययन करना है।
यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको बनाने के लिए एक ग्रुप लेते हैं R, यानी बड़ा ग्रुप R हो गया, और एक ग्रुप लिया जाता है OH, तो ये OH हो गया। अब आपको इसमें अंतर काफी दिख रहा है कि यहाँ मैंने R और H लगाया तो एल्डिहाइड बना, यहाँ पर मैंने R और OH लगाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला बन गया। अब इसका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों रखा गया नाम? इसका कारण है कि इसके अंदर एक ग्रुप तो था कार्बोनिल, इसके अंदर पहला ग्रुप तो कौन सा था? कार्बोनिल ग्रुप था, और दूसरा OH ग्रुप था यानी हाइड्रोक्सी था। तो उसने क्या किया, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सी इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया, और कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी दोनों शब्दों को जोड़कर क्या नाम दे दिया उसने? कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वास्तविकता में कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी का योग है, ठीक है। अब रही बात किसकी, केवल R की, तो R तो किसी एलिफेटिक की चेन बनाने के काम आएगा कि भाई आप एसिड में कितने कार्बन लेना चाहते हो, ठीक है। मुख्यतः आपको ये पता चल गया कि कार्बोनिल ग्रुप में कौन भी आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आता है, ठीक है ना। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के का संधि विच्छेद मान ले जाए आप, इसका एक तरह संधि विच्छेद क्या है, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सी है, और इसलिए इसका नाम हो गया कार्बोक्सी, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसके अंदर इसके भी 4 डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। इसके जो 4 डेरिवेटिव होते हैं वो डेरिवेटिव OH को हटाने से बनते हैं। वो डेरिवेटिव किसको हटाने से बनते हैं? OH को हटाने से बनते हैं। और इनको देखिए, सबसे पहले मैंने OH को हटाकर Cl लगा दिया, ये पहला डेरिवेटिव हो गया एसिड का। एसिड का दूसरा डेरिवेटिव होगा जब मैंने OH को हटाकर NH2 लगा दिया, ये दूसरा डेरिवेटिव हो गया। एसिड का तीसरा डेरिवेटिव होगा जब मैं इसमें OH को हटाकर OR लगा दूं। 3 डेरिवेटिव तो ये हो गए। इसी प्रकार इसका जो चौथा डेरिवेटिव यदि हम लें एसिड का, तो चौथा जो डेरिवेटिव है वो RC डबल बॉन्ड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने OH को हटाना है, OH को हटाकर मैंने लगा दिया OC डबल बॉन्ड OR। ये क्या, एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, यानी ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक ग्रुप दिख रहा है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम किसकी थी? केवल OH की। OH हटाकर हमने क्या जोड़ा है? OH हटाकर हमने ये ग्रुप जोड़ा है। ये जो OH हटाकर ग्रुप जोड़ा है इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट। इसको कौन सा ग्रुप कहा जाता है? कार्बोक्सिलेट। और जब कार्बोक्सिलेट ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ गया तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला कहलाता है एनहाइड्राइड। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं भाई? एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें एसिड का डेरिवेटिव पढ़ना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बोनिल ही ग्रुप के द्वारा उत्पन्न होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जब कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा उत्पन्न होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के भी कितने डेरिवेटिव होते हैं? 4। इनमें से पहला जो डेरिवेटिव है इसका नामकरण मैंने नहीं किया, इसको कहते हैं एसिल क्लोराइड या एरिल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा सही नाम इसका एरिल रहेगा, ठीक है। तो वैसे एसिल क्लोराइड, एरिल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं इसको। दूसरा जो ग्रुप है इसको क्या कहा जाता है? एमाइड। तीसरा जो ग्रुप है इसको क्या कहा जाता है? एस्टर। तो हमारे सामने एसिड के कितने डेरिवेटिव पैदा हो गए? 4, एराइल क्लोराइड, एमाइड और एस्टर। अब आपको पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने कौन सा ग्रुप किससे बनाया। जैसे सपोज करो कि हमने एक क्लोराइड का ग्रुप लिया, तो क्लोराइड हमने Cl से बनाया, स्पष्ट दिख रहा है हमें। हमने एमाइड बनाया तो हमने NH2 ग्रुप लगाया, यानी एमाइड हमने NH2 यानी एक तरह एमीन ग्रुप से बनाया है, इसलिए तो उसका नाम एमाइड पड़ गया। और एस्टर जो ग्रुप है वो हमने किससे बनाया? RO। इसमें एस्टर ग्रुप किससे बना? RO। तो इसका मतलब O की इक्विवेलेंसी वैकेंट होगी। RO जो ग्रुप है इसका मतलब इसको क्या कहते होंगे? एल्कोक्साइड। क्या कहते होंगे भाई? इसको एल्कोक्साइड कहते होंगे। इसके लिए एक छोटी सी बात है, मुख्यतः जब भी कोई कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड के अंदर ये देखा जाता है
कि आपने उसका एच हटाया है तो उसके आधार पर यानी उसके बेसिक के आधार पर ही उसके ग्रुप की का नामकरण किया जाता है। जैसे सब जानते हैं कि ROH, सब जानते हैं ROH को कि भाई ROH जो होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको भाई अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, मैंने इसका H हटा दिया तो ये आपका बन गया RO माइनस, इसका मतलब H प्लस रिप्लेस कर दिया इसमें से, H प्लस को रिप्लेस कर दिया तो ये अब ऑक्साइड कहलाएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ठीक है ना, 2 वैलेंसी है इसलिए एल्किल में ऑक्साइड नाम जुड़ेगा और एल्किल में ऑक्साइड नाम जुड़ेगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एल्कोक्साइड। ठीक है, तब आप ये तो बात समझ गए कि एस्टर किससे बना, एल्कोक्साइड जोड़ने से बना, यानी कार्बोनिल ग्रुप में आपने एल्कोक्साइड जोड़ा तब बना ये। ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखें इसमें कि अगर मैं मान लो इस R को हटा देता और यहाँ पर H लगा देता तो ये फॉर्मिल क्लोराइड बन जाता। फॉर्मूला तो है ये भी, बट ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है ना, ये अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है क्योंकि सारा का सारा जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो चार्ज है पूरा वो सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज किस पर आ जाता है, क्लोरीन पर, और ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल हो जाता। ठीक है ना, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत नगण्य हो जाती और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती। ठीक है ना, जबकि उल्टा होना चाहिए था, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी जिससे कि उसमें स्टेबिलिटी रहती। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझिए आप कि मैं अगर कहीं भी इनमें से R को हटाकर क्या लगा दूंगा, H लगा दूंगा, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये कंपाउंड प्रकृति में होते तो होंगे, संभव तो है ये, लेकिन सब अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अब चाहे ऐसा कंपाउंड आप किसी का भी लो, अगर मान लो कोई एनहाइड्राइड पर जिद करे तो एनहाइड्राइड पर होता है। ठीक है ना, लेकिन ये भी अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए एक छोटी सी बात थी पीछे भी कि भाई इससे ये याद कराया जाता था कि एक रोजे-मून रिएक्शन होती थी और रोजे-मून जो रिएक्शन होती है उसमें ये कहा जाता है कि RC डबल बॉन्ड Cl, यानी ये तो रोजे-मून देगा बट वो वहां पर्सन ये पूछता है कि HC डबल बॉन्ड Cl ये रोजे-मून क्यों नहीं देगा। ठीक है ना, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पहले ही समझा दिया है कि आप यदि R लगा रहे हो तो स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है ना, यदि आप H लगा रहे हो तो अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई इसके परिचय में। नेक्स्ट आगे की बात यह है कि हमने शुरुआत की थी कार्बोनिल से और कार्बोनिल की हमने स्ट्रक्चर ऐसे बनाई थी। अब इस कार्बोनिल में ये भी चीज ध्यान रखने की होती है कि कार्बोनिल में जो कार्बन परमाणु होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो हमारे सामने इस कार्बन के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड 1 है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, पाई बॉन्ड कितना हो गया 1। 3 जब सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर तो पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता ही नहीं है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड जब हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, त्रिकोणीय होंगे, ट्राइगोनल होंगे, और इनका बॉन्ड एंगल कितने डिग्री पाया जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, इसलिए यदि कभी बुक में ध्यान दिया हो नहीं या कभी कहीं इस कार्बोनिल की केमिकल प्रॉपर्टीज में कभी ध्यान दोगे आप तो आपको हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे ही लिखे मिलेंगे। ज़्यादातर कार्बोनिल ऐसे क्यों लिखे मिलते हैं हमें, उसका कारण यही है कि क्योंकि ये ट्राइगोनल हो जाएगा, ये हो गया ना ट्राइगोनल और 120 डिग्री को एंगल हो गया उसका, इसलिए ज़्यादातर ट्राइगोनल के रूप में ऐसा लिखा मिलता है। ठीक है ना, अब वैसे तो लिखने को कोई अगर ऐसे लिखे कि भाई अगर कोई हमें रिएक्शन कंडेंसेशन की पूरी करनी है और कोई इसको लिख दे ऐसे तो वो तो एक मजबूरी हुई हमारी। ठीक है ना, लेकिन जो मेन रिएक्शन होती है उस मेन रिएक्शन में हमेशा स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखी जाती है। ठीक, तो ये भी आपके सामने स्पष्ट है, लेकिन इसके अंदर काफी बार ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लिया जाता है, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी आपको याद रखना है। इस ऑक्सीजन पर आपको सिग्मा बॉन्ड तो एक दिख ही रहा है, लेकिन 2 लोन पेयर भी है इस ऑक्सीजन पर, यानी इस ऑक्सीजन पर एक तो सिग्मा है, इसके साथ 2 लोन पेयर हैं, 2 एलपी है,
तो टोटल नंबर ऑफ हो गए बॉन्ड 3, और इसके आधार पर इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2 ही होगा। ठीक है ना। तो जो ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2 होगा। अब आपके सामने पूर्णतः स्थिति स्पष्ट हो गई बोर्ड पर कि भाई जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, उस कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 ही होता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया प्रश्न ये है कि ये जो डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, उन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंडों की पहचान होती है कि उनमें एडिशन रिएक्शन होती है। ये कंफर्म है, ठीक है, ये निश्चित रूप से एडिशन ही करेगा। और इनके अंदर जब एडिशन रिएक्शन होगी तो ये भी 100% है, जब कोई जुड़ेगा तो ये एक बॉन्ड जरूर हटेगा, और एक बॉन्ड हटेगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी बदलेगा। ठीक है ना। वहां पर इसका एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा कि किसका हाइब्रिडाइजेशन बदलता है, किसके जुड़ने से बदलता है, किसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलता। ठीक है, वो हम इसके बारे में आगे सीखेंगे। अभी आपके सामने कार्बोनिल का परिचय हो गया है, और कार्बोनिल कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कार्बोनिल की स्ट्रक्चर हो गई। कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसके डेरिवेटिव हो गए कितने, 4। अब कोई भी आपसे तुरंत यदि पूछे कि भाई एसिड के डेरिवेटिव बताओ, तुरंत उत्तर आना चाहिए भाई 4 डेरिवेटिव होते हैं एसिड के, और तुरंत आंसर आ जाना चाहिए RCOCl, RCONH2, तुरंत आंसर होगा RCOR, तुरंत होगा RCO और इसका होल 2O। ये शॉर्ट में लिख दिया है नाइट्राइड मैंने। ठीक है ना। तो ये 4 डेरिवेटिव होते हैं एसिड का खुद का फॉर्मूला RCOOH। ठीक। अब इसी के आधार पर यदि हम सामान्य सूत्र बनाएं किसी एल्डिहाइड या कीटोन का, तो सामान्य सूत्र बनाने के लिए भी मैं एक तो डायरेक्ट लिख दूं सूत्र, और एक यदि आप खुद भी बना लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे मैंने एक एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखा और यहाँ पर मैंने एक कीटोन का फॉर्मूला लिखा। अब दोनों के द्वारा एक कॉमन फॉर्मूला यानी एक सामान्य सूत्र का निर्माण करना है। ये मैंने उदाहरण इसलिए लिखा है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो सामान्य सूत्र इसका है वही सामान्य सूत्र इसका है। अब मैं सीधा अगर फॉर्मूला लिख दूंगा सामान्य सूत्र का तो उसमें पता नहीं चलेगा आपको, इसलिए मैंने कहा कि इसका कॉमन जो फॉर्मूला है, जो कॉमन फॉर्मूला है वो इसके आधार पर आप देख सकते हो। इसके अंदर कार्बन की संख्या 3 है, इसका मतलब CN, हाइड्रोजन 3 तो 5 और 1 6, मतलब 3 कार्बन है डबल हाइड्रोजन, यानी इसका मतलब H2N। ठीक है, एक ऑक्सीजन है तो ये एक ऑक्सीजन है। अब आप तो इसका भी देखो ना, इसका भी, इसमें भी 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला एल्डिहाइड का होगा कॉमन, वही फॉर्मूला किसका होगा, कीटोन का होगा। इससे एक बात स्पष्ट है कि जब किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन ग्रुप अलग अलग होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये दोनों आपस में आइसोमर होंगे। और इस प्रकार के आइसोमर होंगे फंक्शनल, मतलब क्रियात्मक। ठीक है, ये भी स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि आगे तक की बात हमारे सामने स्पष्ट है कि ये फंक्शनल आइसोमर होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है ना। लेकिन आप ये एसिड को इसके साथ जोड़ने लग जाएं, क्योंकि एसिड के अंदर ऑक्सीजन 2 होते हैं, तो एसिड तो इसके अंदर जुड़ेगा नहीं। ठीक है ना। एसिड का यदि आप बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा चेंज है, वो याद करने में आपको थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, आपको खूब दिख रहा है 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन, यानी CnH2nO2। अब आप कंफर्म है कि भूल ही नहीं सकते हो आप, नहीं, क्यों, क्योंकि आपके सामने दोनों की स्थिति स्पष्ट है। मैंने इसलिए दोनों की तुलना शुरू में इंट्रोडक्शन में की थी, तब भी दोनों को एक साथ दिया था, और अब भी कॉमन फॉर्मूले में दोनों को एक साथ ले रहा हूं। अब आपके सामने खूब स्पष्ट है CnH2n, बट ये O वो O2। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर कोई एसिड का पूछे तो एसिड का भी बता सकते हैं भाई। तो काफी बार ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कि एक कार्बनिक यौगिक A है, A क्रिया करता है उससे B बनता है,
बी क्रिया करता है उससे सी बनता है, और सी क्रिया करता है तब वो 4 बना लेता है, C4H8O2 बना लेता है। ऐसे आ जाते हैं काफी बार। तो वो कहता है बताइए एक कौन था, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर पता रहेगा कि यार ये तो एसिड का फॉर्मूला है भाई। इसको देखकर आपने ये जो डी कंपाउंड उसने बताया पेपर वाले ने, इसको देखकर हमें ये तो स्पष्ट हो ही गया कि भाई डी कंपाउंड एक तो एसिड का है, इसका मतलब ये एसिड से पहले है, ठीक है ना। अब एसिड से पहले कौन होता है, कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये एसिड से पहले, और ये मान लो एल्डिहाइड है तो ये एल्डिहाइड से पहले, ये एल्डिहाइड से पहले है तो इसका मतलब ये अल्कोहल हो सकता है, या एमीन भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए इन चीजों को देखने के लिए कॉमन फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके सामने दोनों के कॉमन फॉर्मूले होंगे। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र हो गया, कीटोन का सामान्य सूत्र हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र हो गया। अब नेक्स्ट आगे जो हम बात करेंगे वो है नोमेनक्लेचर, यानी एल्डिहाइड व कीटोन का नोमेनक्लेचर। क्यों, इसमें क्लासिफिकेशन तो है नहीं एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। इस एल्डिहाइड कीटोन के अंदर मैक्सिमम अभिक्रिया अल्फा 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 की मानी जाती है, इसलिए इस एल्डिहाइड व कीटोन में बिना क्लासिफिकेशन के सीधा नोमेनक्लेचर पढ़ना है। और नोमेनक्लेचर जब पढ़ते हैं तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले एल्डिहाइड से शुरुआत कर लें। एक कार्बन का जो एल्डिहाइड है वो CHO होता है, सभी प्रकार के एल्डिहाइड बताएंगे, जो सिंपल होगा वो भी है। और इस CHO एल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। और इसका IUPAC नाम मैथेनेल होता है। तो ये मैथेनेल है, तो इसका IUPAC नाम मैथेनेल है, यानी एल लगता है। लेकिन एल जो लगता है अंग्रेजी के अंदर ALE होता है वो, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर ALE नहीं होता है, ठीक है। तो जो इंग्लिश वर्ड है उसमें एल, और अगर इसको हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ये मैथेनेल, ठीक है। इसी प्रकार दो कार्बन का जो एल्डिहाइड है वो ये होगा, क्योंकि कीटोन तो ना तो एक का होता ना दो कार्बन का होता, इसलिए कीटोन का एग्जांपल तो देना ही बेकार है, ठीक है। दो कार्बन का एल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम एसिटेल्डिहाइड है। अब वैसे ये माना जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड दोनों की उत्पत्ति, इन दोनों के नोमेनक्लेचर की उत्पत्ति कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर से होती है। ये कहा जाता है, जबकि एसिड बाद में आता है, लेकिन ये कहा जाता है कि इन दोनों के नोमेनक्लेचर की उत्पत्ति किससे होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर से होती है, ठीक है। लेकिन हम पहले एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो आप तो ये जानिए कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। इसके बाद इसका IUPAC नाम एथेनेल है, क्योंकि दो कार्बन है तो दो कार्बन में नंबरिंग ऐसे ही होगी 1 2, यानी एल्डिहाइड का जो कार्बन होता है वो नंबरिंग में शामिल किया जाता है, इसलिए दो कार्बन यानी मींस एथेनेल हो गया। इसके बाद तीन कार्बन के एल्डिहाइड की बात करें, CH3 CH2 CHO। अब तीन कार्बन के एल्डिहाइड को प्रोपेनल्डिहाइड कहते हैं। प्रोपेनल्डिहाइड यानी प्रोपिल शब्द से बना है। अब प्रोपिल से कैसे बना है, पहले मैं प्रोपिल लिखूं, प्रोपिल, इसका नामकरण कैसे करते हैं, यानी इसका कॉमन नेम कैसे बनाते हैं, इसका इल हटा दो और एल्डिहाइड लगा दो। यानी उसने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, इल शब्द हटा दिया और इसके अंदर एल्डिहाइड शब्द लगा दिया। अब ये लिखने की है, कोई इंग्लिश में कैसे लिखेगा, हिंदी में कैसे लिखेगा, इंग्लिश वर्ड में क्या किसी भी चीज को काफी बार साइलेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश के अंदर मैंने लिखा मैथेनेमीन, और जब इसको हिंदी में लिखते हैं तो कोई लड़का लिख देता है मैथामीन। क्यों, इसको था भी बोल लेता है, कोई इसको ए भी बोल लेता है, कोई मैथेनेमीन भी बोल लेता है। इसलिए थोड़ा सा चेंज है कि मैंने यहाँ पर इसको प्रोपेनल्डिहाइड लिखा तो मैं बोल रहा हूँ प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। तो ये जो प्रोपेनल्डिहाइड ये कैसा है, एन सीधा सीधा है, हाइड्रोकार्बन चेन, और इसका IUPAC जो नाम बनेगा वो प्रोपेनेल। तो IUPAC नोमेनक्लेचर इसका क्या हो गया, प्रोपेनेल। अब तीन कार्बन से कीटोन भी शुरू हो जाता है, तो तीन कार्बन का ये कीटोन है, सबसे पहला कीटोन है।
और भाई ये ऐसा सुना है कि कीटोन का जो नोमेनक्लेचर है, कॉमन नोमेनक्लेचर है कीटोन का, वो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर ईथर की तरह किया जाता है। इसलिए क्या कहेंगे हम, इधर मेथिल इधर मेथिल, तो डाइमेथिल, बीच में कीटोन। इसका मतलब इसका कॉमन नोमेनक्लेचर क्या हुआ, इसको क्या लिखेंगे, डाइमेथिल कीटोन। खूब स्पष्ट है आपके सामने कि इसका कॉमन जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे किया गया है, CH3 ईथर के समान किया गया है। अगर काश ये ईथर होता तो CH3 तो क्या बोलते, डाइमेथिल ईथर। अब हम इसको क्या बोलेंगे, डाइमेथिल कीटोन। ठीक, और IUPAC नोमेनक्लेचर बनाने के लिए आपके सामने नंबरिंग है 1 2 3, आपका ओन 2 नंबर पर है और 3 कार्बन है, तो कोई तो सीधा लिख दो कि 2 प्रोपेनॉन, तो कोई बोलता है प्रोपेन 2 ओन, बात यही की है। नहीं, अब तो बड़े हो गए आप, तो इसलिए सीधा डायरेक्ट भी आपको आता है 2 प्रोपेनॉन होता है, ठीक है ना, 2 ब्यूटेनॉन भी होता होगा, ठीक है। इस आधार पर हमने 4 जो एग्जाम्पल लिए हैं, इनके अंदर 3 एग्जाम्पल एल्डिहाइड के हैं, एक एग्जाम्पल इसमें कीटोन का है, ठीक है। कुछ अलग स्पेसिफिक उदाहरण भी हमें करने पड़ेंगे इसके नोमेनक्लेचर में। ये जो उदाहरण है, ये जो एग्जाम्पल है, इनको तो आप सभी जानते हो, ये मानकर चले, लेकिन कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि रिएक्शन में कुछ अलग अलग प्रकार के कंपाउंड भी बनेंगे और उन कंपाउंडों का नाम हमें आना चाहिए, इसलिए कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी हमें देखने हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं शुरुआत इसकी जो करूँगा वो करूँगा किसी एरोमेटिक से, और एरोमेटिक से जब शुरुआत करते हैं तो ये बेंजीन हो गई और ये CHO हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जब बेंजीन वाले पर एक कार्बन होता है तो उस ग्रुप को कहते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं भाई उसको, बेंजिल। अब मुझे इसका नोमेनक्लेचर करना है, नाम बनाना है, तो मैंने इसको कैसे बोला, मैंने इसको ऐसे बोला, किसी जमाने के अंदर कंपाउंड ऐसा था, ये कंपाउंड था किसी जमाने में, इस जमाने में जब ये कंपाउंड था तो इस ग्रुप को बोलते थे बेंजिल और OH को बोलते थे एल्कोहल। इसका मतलब ये है कि जब बेंजीन पर कोई कार्बन प्रेजेंट होता है, अरे कैसा भी हो भाई, बेंजीन पर जब भी कार्बन आएगा तो बेंजिल ही बोला जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये बेंजीन पर ये भी कार्बन आ गया COOH, इसको भी क्या बोला जाएगा, इसको भी बेंजीन बोला जाएगा। अभी आगे पूरा नोमेनक्लेचर थोड़ी हुआ है, अभी तो सिर्फ पता है इसका बेसिक, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये बेंजीन एल्कोहल है, ठीक है ना, और इसको सभी जानते हैं कि ये फिनोल है, ठीक है ना, मतलब बेंजीनोल है या फिनोल है, कॉमन में फिनोल बोला जाता है, तो फिनोल है या बेंजीनोल है, ठीक है ना। मैं इसके नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में इसके नोमेनक्लेचर की बात हो रही है, तो ये बेंजीन ग्रुप है और मेरे को बेंजीन से एल्डिहाइड बनाना है, तो वही तरीका है, इसका इल हटाओ, एल्डिहाइड शब्द लगाओ, एल्डिहाइड, और नाम पड़ गया बेंजीन, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। तो ये बेंजीन नाम पड़ गया इसका। अब इसी प्रकार, अब तो आप ज्ञानी हैं, अब आपको इसमें भी इल हटाना है, और COOH में जानते हो आप ओइक एसिड लगता है, ओइक एसिड लगता है तो आप इसके अंदर ओइक एसिड, यानी नाम पड़ गया बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसके आधार पर आप किसी का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो। अगर सपोज करो एमाइड होता, ये भाई एमाइड होता CONH2, तो बेंजेमाइड, यानी ऐसे ही लिखते बेंजिल, तो इसका इल हटाते और क्या लगाते, एमाइड लगाते, बेंजेमाइड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें सिखाने की हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बेंजील्डिहाइड को सिखाया कि इसकी उत्पत्ति बेंजिल ग्रुप से हुई, YL यानी इल शब्द हटाया और एल्डिहाइड शब्द हमने उसमें जोड़ दिया।
कोई बात नहीं, बेंजोइक एसिड भी सिखा दिया, बेंजेमाइड भी सिखा दिया, ठीक है ना। ये तो चलो हमने इसकी शुरुआत की है, इसलिए इतना काम कर दिया हमने, ठीक है। अब मैं इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा देता हूँ, OH। OH लग गया ऑर्थो पर। अब इसका नोमेनक्लेचर यदि करना है तो सब जानते हैं कि अगर मैं इस कार्बन को, यानी ये कार्बन से शुरुआत होगी, इस कार्बन को बोलूं या तो ऑर्थो बोलूं डायरेक्टली, या 1 2 ना बोलूं, या अल्फा बीटा ना बोलूं, ठीक है। सभी तरह की पोजीशन है। अगर कोई बोलेगा अल्फा बीटा तो या तो बोलेगा बीटा, अगर कोई 1 2 से बोलेगा तो 2, और यदि ऑर्थो मेटा पैरा से बोलेगा तो ऑर्थो, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर के अंदर ये समझाना था मुझे कि भाई आप अल्फा बीटा का भी उपयोग किया करो काफी बार, ठीक है ना। अल्फा बीटा का उपयोग इसलिए किया करें क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया आएगी और उसके आधार पर अल्फा बीटा ही प्रोडक्ट बनते हैं। इसलिए मैं आपको अल्फा बीटा के फॉर्म में या ऑर्थो के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये पूरा एक कंपाउंड है। पहले तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करूँ तो चलो 1 2 से कर लूँ मैं। 2 नंबर पर OH ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो पहले आता है IUPAC के गणित तक, ठीक है ना। तो IUPAC की जो टेबल है उसके अंदर पहले आता है, इसलिए इसका अनुलग लगेगा, यानी इसका सफिक्स लगेगा, OH का प्रीफिक्स लगेगा, और OH 2 नंबर पर है इसलिए इसको लिखा जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। क्या लिखा जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी। तो इसको 2 हाइड्रोक्सी लिखेंगे और बाकी आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। बेंजेल्डिहाइड बच ही गया, बेंजेल्डिहाइड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड शेष रह गया, ठीक है ना। या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। लेकिन आप इसका नामकरण ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसका नामकरण ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है? ये कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड से बना है, तो मुख्यतः इस कंपाउंड को सैलिसिलिक एसिड से उत्पन्न माना जाता है। किससे उत्पन्न माना जाता है? सैलिसिलिक एसिड से उत्पन्न माना जाता है। इसलिए इसमें क्या करते हैं, इक एसिड हटा देते हैं, एल्डिहाइड लगा देते हैं। तो इसका जब कॉमन नेम देते हैं तो इसके नाम में से इक एसिड हटा दिया, इक एसिड हटा दिया, ICACID हटा दिया, इक एसिड शब्द हटा दिया और इसमें एल्डिहाइड शब्द लगा दिया। अब इसका नाम पड़ गया सैलिसिएल्डिहाइड, ठीक है। ये सैलिसिएल्डिहाइड का फॉर्मूला है और वास्तव में इस नाम से कोई नहीं जानता इसको सब सैलिसिएल्डिहाइड के नाम से ही जानता है, ठीक है। ये जो सैलिसिएल्डिहाइड है राइमर-टीमान रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और अब सैलिसिलिक एसिड की बात करें तो जब लगे हाथ इसको पढ़ ही रहे हैं तो ये सैलिसिलिक एसिड बन गया भाई। ये जो कंपाउंड है ये क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड हो गया, सैलिसिएल्डिहाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको चेंज करें, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। इसको OH को पैरा पोजीशन पर लगा देते हैं। कौन सी पोजीशन पर? पैरा पर। और इसकी मेटा पोजीशन पर ईथर ग्रुप लगा देते हैं, OCH3। ये क्या है कि एक दवा बन गई, ठीक है ना, आपके 16वें लेसन के अंदर है, ठीक है ना। तो ये एक दवा बन गई और इस दवा का नाम है वेनेलिन। इसको किस नाम से जाना जाता है? वेनेलिन। वास्तव में होते क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड नहीं, ये जितने भी कंपाउंड होते हैं ये दवाओं के रूप में भी काम आते हैं, औषधि के रूप में भी काम आते हैं, ठीक है ना। और ये जितने भी कंपाउंड है सुगंधित भी होते हैं, तो कीटोन सुगंधित होता है, एल्डिहाइड है वो तीक्ष्ण गंध वाला होता है, ठीक है ना। इसलिए इनका जो उपयोग है परफ्यूम में भी किया जा सकता है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल के आधार पर एक दवा का फॉर्मूला बताया, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ये पहले पैरासैलिसिएल्डिहाइड था,
और आपने इस पैरासेलिसियल्डिहाइड में OCH3 मतलब एक एनिसोल का प्रोडक्ट लगा दिया, एनिसोल का प्रोडक्ट लगा दिया तो इसका नाम वेनेलिन पड़ गया। ओके, ये जो स्थिति है हमारे सामने, ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर कोई फिर भी नहीं माने कि नहीं सर हमें तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो अब आपको खूब पता है कि OH तो जा इधर से चलो, जा इधर से चलो, 4 नंबर पर आएगा, तो क्यों ना मैं इधर से ही चलूँ 3 4, तो 3 नंबर पर मेथोक्सी हो गया आपका, 3 नंबर पर क्या हो गया, मेथोक्सी हो गया। लेकिन थोड़ी सी बात है, मेथोक्सी M से शुरू होता है, हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है, इसलिए पहले हाइड्रोक्सी का नाम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथोक्सी। बाकी बचा क्या है, जब आपने हाइड्रोक्सी मेथोक्सी का नाम ही दे दिया तो बचा भले बची CHO बचा, यानी आपके सामने बचा क्या, पेंजेल्डिहाइड बचा। तो इसका IUPAC नामकरण हुआ क्या, 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथोक्सी पेंजेल्डिहाइड हुआ नहीं। इसी प्रकार आगे चले एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल है जो भी बड़ा फेमस है, एक एरोमेटिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है, वो भी फेमस है, CH डबल बॉन्ड CH CHO। वैलेंसी आप देख सकते हो, वैलेंसी सबकी पूरी है, ठीक है ना। अब यदि आपसे कहा जाए कि नहीं सर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो, या कहा जाए इसका कॉमन नेम बताओ, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में सब जानते हैं कि जब डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हमेशा नंबरिंग उस सिरे से की जाती है जिस सिरे से फंक्शनल ग्रुप को कॉमन मिले, यानी हमारी जो नंबरिंग होगी वो 1 2 3, और ये 3 नंबर पर नीचे बेंजीन वाले है ही, और जब वाले किसी प्रीफिक्स के रूप में आती है तो उसको फेनिल कहा जाता है। तो 3 फेनिल तो होगा ही, कंफर्म है ये। तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब 2E नहीं, 1 नंबर पर एल्डिहाइड है इसका मतलब 1A है, तो नाम तो छोटा सा ही बन गया। और यदि सबको पता है एल्डिहाइड तो एक पर ही आता है, एल्डिहाइड ग्रुप तो आता भी एक पर ही, कोई 1A नहीं भी लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप सीधा क्या बोल सकते हो, इसको सीधा बोल सकते हो 2-प्रोपीनेल, प्रोपी बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रोप 2 इन 1 एक तो इन है ना, तो प्रोपीनेल नहीं तो 3 फेनिल 2 प्रोपीनेल। और वैसे ये जो कंपाउंड है ये सिनेमिक एसिड के नाम से फेमस है, ठीक है ना। ये किस नाम से फेमस है, सिनेमिक एसिड। तो वास्तविकता में होते भी हैं, ठीक है ना, सिनेमिक एसिड, सक्सेलिक एसिड नहीं, और भी एसिडों के आएंगे, ऑक्जेलिक एसिड भी है, तो वो तो COOH के ग्रुप पे हैं। अब बाकी फिलहाल इसका नाम ये है, ठीक है। तो ये सिनेमिक एसिड है, और आपको पता है कि आप CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर चल रहे हो तो आपको भी सिखाया ही था कि एसिड हटा दो और क्या लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, तो सिनेमिक एल्डिहाइड नहीं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कुछ और भी नोमेनक्लेचर है, यानी ऐसे ग्रुप है जिसके अंदर एल्डिहाइड भी होता है, OH ग्रुप भी होता है, कुछ ऐसे नोमेनक्लेचर भी दिए गए हैं। ऐसे नोमेनक्लेचर के अंदर जैसे मैंने ये एक फॉर्मूला लिखा, हो गया भाई, ठीक है ना। ये इसलिए लिखा है कि ये एल्डोल का प्रोडक्ट है और आपकी बुक में इसको दे रखा है, नोमेनक्लेचर में स्टार्टिंग में इसको दिया हुआ है, तो आप इसको जब करोगे तो अल्फा बीटा से लीजिए इसको। तो जो आपको पता है कि बीटा हाइड्रोक्सी है तो इसका मतलब इसका नोमेनक्लेचर बीटा हाइड्रोक्सी चलेगा, और 4 कार्बन है ब्यूटेनेल चलेगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और एन लगेगा तो ब्यूटेन, तो इसका मतलब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो नहीं, थोड़ा सा इसी में अपन चेंज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो,
अब भी वही है, अब भी वही बीटा हाइड्रोक्सी है, ठीक है ना। अब बस ये जो नंबरिंग है इससे 2 पेंटेनॉन हो गया, 2 नंबर पर कीटोन ग्रुप आ गया, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी के बाद क्या बोला जाएगा, 2 पेंटेनॉन, ठीक है। ये भी एक प्रोडक्ट हो गया, ये कीटोन का प्रोडक्ट हो गया। पीछे वाला जो प्रोडक्ट था वो किसका था, वो एक एल्डिहाइड का प्रोडक्ट था। एक एग्जांपल आपके बुक में ऐसा भी दिया है नोमेनक्लेचर का, CH2CH CH2 CHO CHO CHO। ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप 3 बार है, 3 बार आ गया। जब एल्डिहाइड ग्रुप 3 बार है तो नंबरिंग यहीं से होगी सीधे, यानी किसी भी एल्डिहाइड को नंबरिंग नहीं करेंगे सीधा, ठीक है ना। अगर ये 2 बार होता तो 2 बार होता तो फिर नंबरिंग होती। 3 बार है तो भाई 3 बार में क्या है, एक नाराज हो जाता है। अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं तो 1 2 3 4 5, तो ये तो नाराज हो गया ना बीच वाला। अब इसका मतलब मैं बीच वाले का प्रीफिक्स लगाऊं, इनका सफिक्स लगाऊं, ठीक है ना। ये तो अन्याय है इसके साथ, इसलिए तीनों को सिमिलर रखना है। हमें खूब पता है कि तीनों का सफिक्स ही लगेगा, और जब तीनों का सफिक्स लगेगा तो तीनों को सिमिलर रखो ना। तीनों सिमिलर कब रह सकते हैं, तीनों सिमिलर जब ही रह सकते हैं जब तीनों पर आप अंकन ना करें। अब खूब दिख रहा है हमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, और आपको पता है कि ये एल्डिहाइड 1 2 3, 1 पर भी आया, 2 पर भी आया, 3 पर भी आया, और इसके बाद क्या हो गया, ट्राइएन हो गया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइएन हो गया, ठीक है। इस टाइप का नोमेनक्लेचर भी आपको बता दिया। नहीं इसी प्रकार चलो 2 CHO वाला लें, तो 2 CHO वाला लें तो CHO CHO, एक होता है COOH COOH। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर एल्डिहाइडों के जो नाम है, डेरिवेटिव जो नाम है वो वास्तव में एसिड से ही बने हैं, इसलिए लिखना पड़ रहा है। ये कक्षा 12 के अंदर आपके ऑक्जेलिक एसिड है, ये प्रैक्टिकल में भी काम आता है। इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। अब तो आप ज्ञानी हो, इसको तो बना ही लोगे, एक एसिड हटाना है, और अभी बताया था ऑक्जेलेल्डिहाइड। देख क्या दिक्कत आ रही है, कोई इसको क्या कहे, नहीं साहब मैं तो ऑक्जेलेल्डिहाइड नहीं बोलूं, मैं तो इसको ऑक्जेल बोलूं, यानी एन लगाना चाहता है वो तो लगा सकता है। और कोई कहे नहीं साहब मैं तो इसका IUPAC नाम बनाऊंगा, तो 1 2। अगर वो IUPAC नाम बनाएगा तो उसको पता है एथेन, 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं, 1 2 डाई, ठीक है। या इससे डाई को पहले लगा तो डाई 1 2 एथेन, क्योंकि कारण है ना 1 2 पर आएगा तो 2 ही तो होंगे, 2 से ज्यादा कहाँ होंगे पोजीशन, और इसके अलावा कहीं भी नंबरिंग चेंज हो नहीं सकती ना। तो इसको आप पहले लगा दोगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा, वैसे ही बन जाएगा वो। तो एक स्थिति ये थी। अगले पर चले, अगला जो नोमेनक्लेचर है वो इस टाइप में है। ये मेरे पास एक सीधे साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है ना। अब इन साइक्लो कंपाउंडों में कैसे बोलते हैं भाई, ये भी एक साइक्लो कंपाउंड है भाई, इनके अंदर ये बेंजीन नहीं है, बात को समझें। ये जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया था ये तो बेंजीन थी, आप इसका नाम तो सीधे बना लेते थे बेंजील्डिहाइड। अब भाई इनका का नाम कैसे बनाएं, उसमें तो आपने बेंज में एल्डिहाइड जोड़ दिया, बेंजील्डिहाइड बन गया, लेकिन इनका फॉर्मूला जो दिया है इनका नाम कैसे बनाएं। इनका नाम बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनकी स्थिति पता होनी चाहिए। इसको साइक्लोपेंटेन कहते हैं, इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, और ये नाम लिखने के बाद इसके नाम के लास्ट में कार्बेल्डिहाइड लगा दें, कार्बेल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि कार्बन नहीं जुड़ा इसमें, मैंने इसको छुपा लिया तो केवल किसका नाम दिया, ओनली वले का ही तो दिया, और वले का नाम तो केवल साइक्लोहेक्सेन ही तो हुआ। मतलब मैंने क्या इस कार्बन को नाम दे दिया क्या, इस कार्बन को नाम मैंने नहीं दिया। जब मैंने इस कार्बन को नाम नहीं दिया
तो कार्ब लगाना पड़ेगा, कार्बेल्डिहाइड, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, तो इसका मतलब साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। लेकिन इसके अंदर क्या मैंने बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोला? नहीं बोला ना। क्यों बोलूंगा भाई? क्योंकि मैंने इसको पहले ही बेंजीन बना लिया था, ठीक है ना। मैंने इस कार्बन को पहले ही बेंजीन में जोड़ लिया था और इसका नाम होता है बेंजीन, इसलिए दिक्कत नहीं आ रही थी। इसलिए इसमें और इसमें थोड़ा चेंज है ना। अपन जब काफी बार भावनाओं में बह जाते हैं, अपन जैसे वहां देखते हैं कि ये आए तो बड़ा सिंपल है, वो सबसे पहला ऑप्शन क्या देता है कि इसका नाम क्या है, तुरंत लिखते हैं बेंजीन है। क्यों? वो सोचता है लड़का अरे गोला लगाना भूल गया भाई, ठीक है ना। सबसे पहले दिमाग में यही आता है। फोर्थ नंबर ऑप्शन पर जाकर हमको सीधा मिलता है इसका नाम साइक्लो पेंटेन और कार्ब एल्डिहाइड। तो ये तो समझ गए ना, कार्बेल्डिहाइड लगाना है। बाकी साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद कार्बेल्डिहाइड लगाना है। अब इसका नाम आपको पता ही है, साइक्लोहेक्सेन, और इसके नाम में भी कार्बेल्डिहाइड, तो कार्ब एल्डिहाइड। तो आपको इस टाइप का नोमेनक्लेचर भी सिखा दिया, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर में लगभग सभी टाइप यहाँ पर लिए हैं इसमें, नहीं, लेकिन कुछ और जो चीजें हैं जिनके कॉमन नेम मुझे याद करवाने हैं, उनमें एक 5 कार्बन का एल्डिहाइड है, वेलेर एल्डिहाइड। वैसे तो 5 कार्बन के एल्डिहाइड की अगर कोई बात करता है तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख देते हो, बिल्कुल 5 कार्बन का एल्डिहाइड होता है, ऐसा लिखा जाता है। और सीधा कोई IUPAC नाम पूछे 5 कार्बन का, तो सीधा क्या बोल देते हैं भाई, पेंटेनेल, सीधा पेंटेनेल बोल देते हैं। लेकिन इसका एक कॉमन नेम है, इसको वेलेर एल्डिहाइड भी कहते हैं, यानी वेलेर एल्डिहाइड। तो इसका कॉमन नेम क्या भी होता है, वेलेर एल्डिहाइड, ठीक है ना। एक एक्रेल एल्डिहाइड भी होता है, एक्रिल एल्डिहाइड, उसमें थोड़ा चेंज है। एक्रोलीन एक शब्द है, ठीक है ना, उसके आधार पर चलेगा। वैसे उसको एक्रोलीन भी कह सकते हैं। वो CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। IUPAC नोमेनक्लेचर तो सब बना लेंगे भाई, 1 2 3, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर में है क्या, प्रोप 2 इन 1 एल, इसको एक्रेल एल्डिहाइड भी कहा जाता है, एक्रोलीन भी कहा जाता है, फेमस है ये भी। तो इसका मतलब ये जो 2 चीजें बताई हैं, नहीं, ये भी आपको याद रखनी नोमेनक्लेचर। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो नोमेनक्लेचर है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, और इन महत्वपूर्ण बातों को आपको याद रखना, ठीक है ना। इसी में कल हम आगे शुरू करेंगे एल्डिहाइड व कीटोन की आइसोमेरेज। पहले समावयवता पढ़ेंगे और उसके बाद आएगी बनाने की विधि।